Hello students, welcome to our YouTube channel. Today I will discuss more questions after 30. I ensure you that these questions are the most important for your coming any type of teaching related exam. Let's start. The first question is, which of the following are the functions of SMC? SMC means School Management Committee. इसका मतलब ये है यहाँ में कौन सा एसएमसी का बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है, इम्पोर्टेंट मीन कौन सा एसएमसी का वर्क है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज मॉनिटरिंग द वर्क ऑफ ए स्कूल, preparing and recommending school development plan, and third is monitor the utilization of the grants, and the fourth is all of the above. Here answer is ऑल ऑफ द अबव बिकॉज एक एसएमसी मीन्स स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को सारे चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए. ऊपर यहाँ में जो भी ऑप्शन है, जो 3 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है वो सारे ही सही है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्यूटीज ऑफ ए टीचर इज और आर. व्हाट शुड बी द ड्यूटीज ऑफ ए टीचर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्यूटीज ऑफ ए टीचर इज और आर. इसका मतलब ये है कि एक शिक्षक का ड्यूटी क्या होना चाहिए, वो कौन से के क्या होना चाहिए. तो फर्स्ट ऑप्शन इज maintain regularity and punctuality in attending school, and the second is conduct and complete the curriculum in time, and third is assess the learning ability of each child, and the fourth is all of the above. Here the answer is all of the above because एक टीचर को हमेशा रेगुलरिटी मेंटेन करना चाहिए, ये भी सही है. कॉन्डक्ट एंड कंप्लीट द करिकुलम इन टाइम, जो भी करिकुलम बनता है एक क्लास के लिए उसको ठीक से सही तरह से कंडक्ट करना चाहिए, ये भी सही है. नेक्स्ट, असेस द लर्निंग एबिलिटी ऑफ ईच चाइल्ड. एवरी क्लास के एंडिंग में जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उस क्लास में उनका जो टीचिंग है जो कितना सक्सेसफुल हो रहा है और एवरी चाइल्ड कितना उसको असेस कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देना भी उनका काम है. सो हियर द आंसर इज ऑल ऑफ द above. And the next question is, if a teacher is not professionally qualified, इसका मतलब है एक शिक्षक एक टीचर प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं हुआ तो आफ्टर हाउ मेनी इयर्स of ATTE implementation he will have to possess the required qualification. कितने साल के बाद उसको ATTE इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से कितने साल के बाद उसको जो अपना जो क्वालिफिकेशन है क्वालिफिकेशन को प्रोजेस करना चाहिए, कितने साल के बाद. उसका आंसर है 5 इयर्स के बाद. मतलब 5 इयर्स के बाद एक टीचर को, यदि एक टीचर ने प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं है तो उसको 5 साल के अंदर अंदर या 5 साल के बाद उसको अपना क्वालिफिकेशंस प्रोजेस करना चाहिए. ठीक है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट. यहाँ पे से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग टू दैट नो टीचर विल एंगेज इन. कौन सा है जो कि टीचर का वर्क नहीं है. टेकिंग प्राइवेट ट्यूशन, ये भी सही है. शिक्षक एक गवर्नमेंट टीचर को प्राइवेट ट्यूशन नहीं लेना चाहिए, ये भी ठीक है, ये भी सही है. उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट द कॉर्पोरल पनिशमेंट ऑन चिल्ड्रन, बच्चों को किसी भी तरह का पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, ये भी सही है. उसके बाद जेंडर ऑन सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन द क्लास में जो गर्ल और बॉयज़ में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करना नहीं चाहिए, ये भी सही है. और लास्ट इज ऑल ऑफ द अबव. हियर द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. The next question is, if a primary school has total number of 90 students, there should be 90 students. इसका मतलब ये है एक प्राइमरी स्कूल में 90 स्टूडेंट्स है कंप्लीट स्कूल में. देन हाउ मेनी टीचर्स हैव टू बी प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट इन दैट स्कूल. कितने टीचर को अपॉइंट करना चाहिए गवर्नमेंट को उसी स्कूल में जो स्कूल में 90 स्टूडेंट्स है. हमें पता है इसके बारे में, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे. इफ़ यू डोंट नो अबाउट दिस, एक स्कूल में प्राइमरी लेवल में टीचर और स्टूडेंट का रेशियो 1:35 होना चाहिए. और यहाँ पे 98 स्टूडेंट्स है तो यहाँ पे एक्सक्लूडिंग द हेडमास्टर्स वी हैव टू government should be appointed 3 teachers excluding headmaster. If they including headmaster, then there should be 4 teachers. The answer should be 4 teachers because here is not mentioned excluding or including the headmaster, so that the answer would be 4. And the next question is,
For class 7 there has to be one teacher for every desk. क्लास 7 वो भी प्राइमरी स्कूल के अंडर में जा रही है, इसीलिए वहाँ पे टीचर और स्टूडेंट का रेशियो 1:35 होना चाहिए। इसका मतलब है 35 चिल्ड्रन में एक ही टीचर होना चाहिए। सो द आंसर इज 35 चिल्ड्रन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन एन एकेडमिक ईयर ऑफ फॉर क्लास 3। क्लास 3 में एकेडमिक ईयर में मतलब एक साल में कितना वर्किंग डेज होना चाहिए, कितना दिन काम करना चाहिए। यहाँ पे आंसर है 200 डेज। क्लास 3 में 200 डेज का वर्किंग 200 डेज होना चाहिए एकेडमिक ईयर। द नेक्स्ट द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल आवर्स इन एन एकेडमिक ईयर इंस्ट्रक्शनल आवर फॉर क्लास 8 में कितना आवर इंस्ट्रक्शनल आवर होना चाहिए क्लास 8 में। द आंसर इज 1000 आवर इंस्ट्रक्शनल आवर होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स फॉर वीक फॉर ए टीचर आर। एक शिक्षक को कितने आवर्स एक वीक में कितने आवर्स उनका काम होना चाहिए, कितने वर्क उसका वर्किंग आवर होना चाहिए। उसका आंसर है 45 आवर। एक टीचर को 45 आवर काम करना चाहिए एक वीक में, पर वीक में उसको 45 आवर काम करना चाहिए। उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज फॉर एज अप्रोप्रिएट एजुकेशन ए चाइल्ड ऑफ एज 10 एक whose has never been to school is eligible for admission to डेज क्लास। इसका मतलब ये है कि एक 10 साल का बच्चा है जो कि अभी तक स्कूल नहीं गया है, उसको कौन सा क्लास में एडमिट करना चाहिए। हमें पता है आर्ट के बारे में, जहाँ पे भी जहाँ मेंशन किया गया है कि एक बच्चा जो भी कभी स्कूल नहीं गया है उसको अपने अप्रोप्रिएट एज के हिसाब से अप्रोप्रिएट क्लास में एडमिशन करना चाहिए। सो दैट 10 ईयर चाइल्ड को हमें 5 क्लास में एडमिट करना चाहिए, 5 क्लास में उसको एडमिशन दिलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन असेस the learning progress to provide continuous feedback to both teacher and students during instructions। ये क्वेश्चन इवैल्यूएशन के बारे में मैं इवैल्यूएशन के बारे में और जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरीज के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरी है उसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, पर अभी तक अपलोड नहीं की हूँ। मैं अपलोड बहुत जल्दी इसको अपलोड करूँगी क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो कोई भी एग्ज़ाम है वहाँ में ज़रूर इवैल्यूएशन और जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज है वहाँ उनमें से 3-4 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता है। ये हुआ इवैल्यूएशन के बारे में। असेस ऑफ लर्निंग प्रोग्रेस, एक लर्निंग को असेस करने के लिए हमेशा हमें फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जरूरी होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। सो दैट आंसर इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। कैसे होता है, क्या होता है, मैं आपको एक अलग से ही वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर और अपलोड करूँगी। 2-3 दिन के अंदर मैं डेफिनेटली अपलोड करूँगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज identify the category of evaluation that assess the learning progress to provide continuous feedback to the students during instructions। जब कोई भी लर्निंग असेस करना होता है हमें ये प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बोला कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का जरूरी होता है। यहाँ पे है लर्निंग असेस टू प्रोवाइड कंटिन्यूस फीडबैक। हमें लर्निंग को असेस करने के साथ साथ हमें कंटिन्यूस फीडबैक भी देना है बच्चों को। तो यहाँ पे कौन सा इवैल्यूएशन जरूरी है, जब फीडबैक की बात आती है तभी हमें वही फॉर्मेटिव लर्निंग असेस हो या फीडबैक हो, वहाँ पे ऑलवेज हमें फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की जरूरत होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर। हमें ये जो टीचिंग का प्रोसेस है उसको हम ऑर्डर में एक कंप्लीट ऑर्डर में, इसका मतलब है कि किसके आगे क्या आएगा उसको हमें अच्छी तरह से अरेंज करना है। द फर्स्ट ऑप्शन इज रिलेट द प्रेजेंट नॉलेज विथ प्रीवियस वन। हमें जो अभी का नॉलेज है उसको हमें जो पास्ट में जो नॉलेज हमने अचीव किया उसको साथ को रिलेट करना चाहिए। देन सेकेंड इज इवैल्यूएशन, हमें इवैल्यूएट करना चाहिए, रीटीचिंग करना चाहिए।
फॉर्मुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, जो भी ऑब्जेक्ट है, हमें एक सब्जेक्ट को और एक टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स को पहले ऑब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेंट थिंग है उसको हमें पॉइंट आउट करना है, उसको वो बोला कि फॉर्मुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, एंड उसके बाद है प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। जो भी ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर हमने जो भी मटेरियल बनाया है उसको हमें प्रेजेंट करना है। तो पहला ऑप्शन कौन सा थिंग अभी पहला आएगा? पहला होगा ये, हमें जो भी डाटा दिया गया है एक टॉपिक को पढ़ाने में, तो पहला क्या होगा, हमें जो भी वो टॉपिक के बारे में क्या ऑब्जेक्टिव होगा उसको पहले हमें तय करना है या फॉर्मुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन ये आएगा। एंड द नेक्स्ट क्या आएगा? द नेक्स्ट इज, हमें जो भी बच्चों का जो पास्ट में जो नॉलेज उन्होंने गेन किए हैं और अभी जो टॉपिक को हमने पढ़ाने जा रहे हैं उसको को रिलेट और रिलेट करना चाहिए, मतलब उसका प्रीवियस नॉलेज को अपने जो प्रेजेंट नॉलेज में रिलेट करना चाहिए। और नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट ये आएगा कि प्रेजेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, वो टॉपिक को समझाने के लिए हमें कुछ टीएलएम की ज़रूरत होती है, उसको ही प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल ही बोलते हैं उसको। ये थर्ड नंबर पे आएगा। और फोर्थ नंबर पे इवेल्युएशन आएगा, क्योंकि हमें वो सारे काम है उसको फिनिश करने के बाद हमें इवेल्युएट करना चाहिए। उसके बाद यदि आपका जो टीचिंग आपने पढ़ाई है बच्चों को, यदि वो सक्सेसफुल नहीं आया तो आपको रीटीचिंग करना चाहिए, वही चैप्टर के ऊपर रीटीचिंग करना चाहिए। ये लास्ट में आता है जो रीटीचिंग। सो यहाँ पे हमें अभी देखें कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे है। ये आई भी, सेकेंड आई एंड नेक्स्ट थर्ड आई, ये वाला ऑप्शन ही सही है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not a characteristics of a good achievement test? यहाँ पे कौन सा एक गुड अचीवमेंट टेस्ट के लिए अच्छा कैरेक्टर नहीं है? द आंसर इज सी, एम्बिग्यूटी। ये एक अचीवमेंट टेस्ट के लिए कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, by which of the following method the true evaluation of the student is possible? कौन सा मेथड में बच्चों का सही तरह से इवेल्युएशन हम कर सकते हैं? यहाँ पे आंसर आएगा जो कंटिन्यूअस इवेल्युएशन, CCE, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। ये कंटिन्यूअस CCE के बारे में हमारा एक वीडियो भी अभी अपलोड हो चुका है, उसको जाके आपको डाउट है तो वो वीडियो को जाके देखिए फिर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ascertain, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ascertain, द आंसर इज cause and remedies of a persistent learning problem during instructions। मतलब ये है कि जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वहाँ पे जो कॉज और रिमेडीज को हमें परसिस्टेंट करना है। लर्निंग जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वहाँ उसको सही तरह से समाधान करना है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का जो ऑब्जेक्टिव है या एम है, ठीक है, हम एम भी बोल सकते हैं उसको। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये लास्ट होगा हमारा ये सेशन में, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट सही है? यहाँ पे द आंसर इज सी, दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। मल्टीपल टाइप क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप का आंसर, मतलब कि मल्टीपल, जब भी हम बच्चों के लिए मल्टीपल क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे तो पहले हमें वो जो क्वेश्चन के हिसाब से हमें आंसर बनाना है, सारे आंसर को वो क्वेश्चन से रिलेट करना है। जैसे कि इसका मतलब ये है कि देर आर मोर ऑब्जेक्टिव देन द ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। सो द आंसर इज देर आर मोर ऑब्जेक्टिव देन द ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। For today, this much questions I will discuss after 47 in the next video.